अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो माजरत है कि मैं काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद वापस आया हूँ अपने इस चैनल पर। उसकी वजूहात बहुत सारी थी। एक सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मैं एक अहम काम, जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है, उसमें मसरूफ था। और अभी भी उसमें काफ़ी टाइम मेरा लग रहा है। दिन का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा उस प्रोजेक्ट में मैं सर्व कर देता हूँ। दूसरा, फिर उसके अलावा ट्रैवलिंग थी। तीसरा, अपना काम काज भी था। और फिर चौथा और एक और अहम वजह वो ये थी कि मैं कोई ऐसी कोई मुझे डेवलपमेंट्स शायद नज़र नहीं थी आ रही पाकिस्तान के हवाले से कि मैं उसके ऊपर मैं टेम्प्ट होता एक वीलॉग करने के लिए। बहरहाल, अगर आप पिछले जो 10-12 रोज गुजरे हैं जिसमें मैं वीलॉग नहीं कर सका, अगर आप उन तमाम डेवलपमेंट्स को देखें पाकिस्तान में, तो उसका जो नतीजा है सामने, जो एंड रिजल्ट है, वो एक ही है इन तमाम डेवलपमेंट्स का। और वो एंड रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा पाकिस्तान के ऊपर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। और जो एक एम आज से 3 साल पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना बनाया था कि वो इस मुल्क पर मुकम्मल तौर पर काबिज होंगे बगैर एक मार्शल लॉ को लगाए हुए, उसकी जानिब तेजी से उनके उनके जो कदम है वो जारी हैं। बहरहाल, अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश की, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे हमारा जो चैनल है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है और मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। बहरहाल दोस्तों, जो पिछले कुछ दिनों में खास डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान में जो मुजवजा मिनरल एक्ट है उसके हवाले से इस वक्त जाहिर है बहुत शोर है। इस पर डिस्कशंस हो रही हैं, इसको लेके बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। मैंने भी इस एक्ट को पढ़ने की कोशिश की। ज़ाहिर है, मैं मेरी लिमिटेशन है कि मैं वकील नहीं हूँ, ना ही मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स इतने समझ सकता हूँ। बहरहाल, जो बात मुझे समझ आई है वो ये है कि जो आईने पाकिस्तान है उसके हिसाब से जो मिनरल्स होते हैं उनकी मलकियत सूबों के पास होती है। माँ सिवाय अ, 3 कैटेगरीज और हैं जिनकी मलकियत वफाक के पास है, जिसमें पहली कैटेगरी है गैस, दूसरी है ऑयल और तीसरी है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए या न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है उसके लिए जो एलिमेंट्स यूज होते हैं इनकी, यानी कि यूरेनियम वगैरह की। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है जिसे शायद कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स हैं, अब ये क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन आइन में दर्ज नहीं है। ये बहरहाल वो मिनरल्स हैं जिनकी मलकियत वफाक के पास होती है। अब ये डेफिनेशन किस मिनरल पर या किस एलिमेंट पर लागू होगी, इसका फैसला वफाक ने करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को वफाक ये कह दे कि जी जो नमक निकल रहा है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है उसकी मुल्की सालमियत के लिए, किसी तरीके से वो ये साबित कर दें या वो कह दें, तो जो फिर सूबे का हक होगा नमक के ऊपर वो नहीं होगा। उसकी मलकियत जो है नमक की, वो वफाक के पास चली जाएगी। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। जाहिर है रियलिटी में इससे थोड़ा सा जरा ज्यादा एक टेक्निकली मुश्किल काम है इसको समझना, लेकिन ये जस्ट चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये जो मुजवजा मिनरल एक्ट आया है ये तकरीबन 150 सफात पर मुश्तमिल है। अब जाहिर है जब मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की मुझे बहुत थोड़ा सा समझ आया, ज्यादा समझ नहीं आया। तो मैं जाहिर है जो अपनी इस पे इनपुट दे रहा हूँ वो इस रिपोर्ट पर या इस एक्ट पर जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर मबनी नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये मिनरल एक्ट जो है वो सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा। इसकी टाइमिंग इस वजह से अहम है कि अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन के साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यूक्रेन में जो कुछ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, अमेरिका चाहता है कि वो उनको दिए जाएं। ज़ाहिर है यूक्रेन ने उसके ऊपर अभी तक मुकम्मल तौर पर कोई मुस्बत किस्म का जवाब नहीं दिया।
लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक मौका नजर आया और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फौरन अमेरिका को अपनी खिदमत पेश की कि हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है, आप वो हमसे ले लें। उसकी वजह सिर्फ ये है, जाहिर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद को एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना चाहती है अमेरिका की जानिब से। वेल दोस्तों, चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर आप ये बात एक लम्हे के लिए मान लें कि ये बिल बहुत अच्छा है और बड़ा ही ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के इसमें बड़े बेशुमार फ़वाइद पाकिस्तान के लिए छुपे हुए हैं और आप ये बिल पास कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? दोस्तों, उसके बाद ये होगा कि अमेरिका रुकेगा नहीं, वो एक और डिमांड करेगा, जिसको पूरा करना पड़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। जब वो डिमांड पूरी हो जाएगी, फिर एक और डिमांड आएगी और ये डिमांड्स उस वक़्त तक चलती रहेंगी, जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ थक ना जाए और या फिर हार ना मान मान ले। लेकिन आप जितनी भी डिमांड्स पूरी करेंगे अमेरिका की या इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी, उससे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो पाकिस्तानी अवाम का होगा और पाकिस्तान का होगा। फायदा उससे सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ हद तक हो सकता है कि उनका जो इक़्तिदार है उसको मजीद कुछ हफ्ते या कुछ महीने मजीद दबा मिल जाए। बहरहाल, इसका हल क्या है? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैंने जिस तरह कहा कि अगर आप समझते हैं कि जी ये बिल बहुत अच्छा है और इसको बिल्कुल जो है ना वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसका फिर फैसला कौन करेगा, उसका हल क्या है? उसका उसका सबसे ज्यादा जो उसका एक ही हल है और वो ये है कि इस पर एक नेशनल डिबेट हो। लेकिन नेशनल डिबेट अब करेगा कौन? जाहिर है फॉर्म 47 की हुकूमत की इतनी वक़्त नहीं कि वो एक नेशनल डिबेट कर सके, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले ले। इसके लिए आपको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि एक नेशनल लीडर हो, और पाकिस्तान के होराइज़न पर अगर आप देखें तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इमरान खान के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस बिल को इमरान खान सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि पाकिस्तानी अवाम भी इसे सपोर्ट कर रही है। अब जो एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बिल को एज अ बार्गेन चिप इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रिहा करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई लेवल पर और फिर कौमी लेवल पर इस बिल की मंजूरी करवाए। बहरहाल, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये सोच रही है कि इमरान खान की रिहाई इस बिल के थ्रू आए, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, पाकिस्तान के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। और इमरान खान साहब का कंडक्ट अब तक जो रहा है पिछले कुछ सालों में, उससे यही जाहिर होता है कि इमरान खान साहब कम से कम ज़ाती तौर पर ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह की किसी बारगेन का हिस्सा बना जाए या उनको इस तरह से रिहा किया जाए। अ, अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इस बिल को पास करवाने के लिए क्या रास्ते हैं? एक रास्ता तो सिंपल सा है और वो रास्ता ये है कि जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने मंजूर करवाई कि लोगों को उठा के उनसे जबरदस्ती साइन करवा लिए या वोट करवा लिया, तो वो तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। लेकिन इस तरीके को इस्तेमाल करने से जाहिर है बिल को तो कानूनी शक्ल शायद मिल जाए, लेकिन अमेरिका बहरहाल मेरे ख्याल में रिस्क नहीं लेगा कि एक बिल जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है, उस बिल के पास होने पे अमेरिका अपने लोगों को यहाँ पे भेजे या अपने इदारों को यहाँ पर भेजे कि वो आके इन मिनरल्स की खुदाई करें, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। और फिर दूसरा ये कि अगर चले वक्ती तौर पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर भी दी जाती है, तो ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये सालों चलते हैं, दहाइयों चलते हैं। तो मुस्तकबिल में उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के लिए ये फेवरेबल है। तो दोस्तों, अमेरिका के लिए सिर्फ एक ही फेवरेबल हल है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो इसे बिल को इंडोर्स करें। अब उसके लिए जो तरीकाकार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो ये है कि उन्हें जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाना पड़ेगा इस काम के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब से मुशावरत की जाए इस बिल को लेके।
इसके लिए अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि वो जेल के अंदर जाएं, इमरान खान साहब से मुशावरत करें, और अगर इमरान खान साहब इस पे कोई इनपुट देते हैं या जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो रेज करते हैं, उनको हल करके और उसके बाद इस बिल को मंजूर किया जाए। एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका यह है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, वो आके इस बिल को असेस करें, लोगों की पल्स को देखें, बाकी हालात से आगाह हों, और उसके बाद वो एक फैसला करें कि क्या ये बिल मंजूर होना चाहिए या नहीं, और फिर अगर ये मंजूर होना चाहिए तो क्या इसी शक्ल में मंजूर होना चाहिए, या इसमें कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए, या कुछ चीजें खत्म होनी चाहिए। अब पहली सिचुएशन में इमरान खान साहब के साथ अगर मुशावरत की जाती है, यानी कि वो जेल के अंदर होते हैं और वहां पर लोगों को भेजा जाता है जो उनसे मुशावरत करते हैं, तो इसमें फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब के पास ज़ाहिर है मुकम्मल मालूमात नहीं होंगी, उन तक वही मालूमात पहुंचेंगी जो उन तक पहुंचाई जाएंगी। अ, फिर इस सूरत में या तो वो बिल के साथ एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। दोनों ही सूरतों में अवाम का नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये बिल वाकई अवाम के लिए फायदेमंद हो, लेकिन इमरान खान साहब इससे डिसएग्री कर जाएं। लेकिन दूसरी सूरत में हो सकता है कि वो इस बिल से एग्री कर जाएं, लेकिन ये बिल अवाम के लिए नुकसानदेह हो, तो इसमें रिस्क बहुत है। अगर ये मुज़ाकरात इमरान खान साहब जेल के बाहर आके करते हैं, तो अ, उससे सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। मगर इस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये सूरत हाल काबिल कबूल होगी कि इमरान खान साहब बाहर आकर इस बिल पे कोई अपना इनपुट दें। और फिर यहाँ पर दोस्तों ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर किसी तरीके से, बहरहाल मैं ज़ाहिर है इस थ्योरी को इस वक्त बाय नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि इस बिल के थ्रू इमरान खान साहब को बाहर लाया जा सकता है, और अगर वो ये कोशिश भी कर रहे हैं, तो अगर इमरान खान साहब इस डील के नतीजे में बाहर आते हैं, और जो है, तो फिर इस बात की गारंटी कौन देगा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई होगी वो परमानेंट होगी, और दोबारा उन्हें कैद तन्हाई में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन पर कोई नया केस बना सकती है। माजी में भी उन्होंने यही काम किया। तो इमरान खान साहब इस तरह की, तो अब तक उनकी पर्सनैलिटी सामने नजर नहीं आई कि वो बाहर आकर फौरन वो किसी और मुल्क चले जाएंगे जहां पर जहां जहां तक शायद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रीच ना हो, और रहना तो उन्होंने पाकिस्तान में ही है। तो मेरा अपना बहरहाल जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप कर रही है। ये बिल लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और इसका ट्रैप करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम, जिसकी कुछ हद तक अभी तक तवक्कात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। वेल दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरेस्टिंगली जो मादनियात हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास हैं, हो सकता है हमारे पास हों, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास ना हो, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब तक यहाँ पर किसी किस्म का कोई साइंटिफिक असेसमेंट इस जगह की नहीं हुई बड़े लेवल पर, जिससे ये कंफर्म हो कि इस जगह पर वाकई ये मादनियात इतनी बड़ी मिकदार में पाई जा रही हैं जिनका पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्लेम कर रही है, या माजी में जिसका क्लेम किया गया मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि किसी तरीके से अक्टूबर नवंबर तक जो इस अपनी जो हुकूमत है उसको किसी तरीके से घसीटा जाए। उसकी वजह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट है, क्योंकि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट में एक शिक है 180 दिनों की, और वो 180 दिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुजारना चाह रही है। वो चाह रही है कि ये 180 दिन जो है वो इनके अंदर किसी किस्म की पाबंदियां ना लगाई जाएं आसिम मुनीर साहब पर। अ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो हार्ड कोर वर्कर्स हैं, या जिनका एक अलग किस्म का स्टांस है, वो टोटल रेजिस्टेंस में जाएं, और इस बिल की मुखालफत करें। इस बिल को अपने तौर पर वो कोशिश करें कि ये पास ना हो उस वक्त तक, जब तक जो पाकिस्तान डेवलपमेंट, सॉरी, पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी एक्ट है
वो मुकम्मल तौर पर लागू ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर अवाम को एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं, वो जिस तरह इस वक्त मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बहस मुबासा कर रहे हैं कि ये मिनरल एक्ट पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। ये पहली दफा नहीं है और ना ही आखिरी दफा है। पाकिस्तान में जो अवाम है, माजी में भी इस तरह की उनको मीठी गोलियां बेशुमार मौके पर दी गई हैं। सी पैक, आपको याद है उस पर कितने साल अवाम को ये लोरी सुनाई गई कि सी पैक जब बन जाएगा तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। उससे पहले रेकोडेक था, उससे पहले पाक ईरान गैस पाइपलाइन थी, उससे पहले वो तांबे के जखायर से जो मियाँ साहब ने डिस्कवर कर लिए थे, उससे पहले सुई गैस थी, उससे पहले कुछ और था। और ये सिलसिला चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर्स इस तरह के मंसूबे नहीं है। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर्स पाकिस्तान की अवाम है। अगर पाकिस्तानी अवाम ये समझती है या वो ये चाहती है कि उनके हालात बेहतर हों, तो उन्हें इन तरह के इस तरह के जो मंसूबे हैं मुख्तलिफ, उनमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं करना चाहिए, ना ही इनसे कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए ऐसे मंसूबों से। क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो पैसे से नहीं होती, वो आपके जो मशरती आपका की इक़दार होती हैं उनसे होती है, जिनको इस वक्त सलब कर लिया गया है। बहरहाल, अमेरिका की अगर आप बात करें तो इस वक्त वो क्लियरली स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी पर चल रहा है। पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने स्टिक एक बनाई हुई है वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, और जिससे वो डराया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। और कैरेट दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लेजिटिमेसी है, जो अमेरिका उन्हें फ्राहम करना चाहता है। और ये पॉलिसी कम से कम अगले 4 साल, जब तक सदर ट्रंप सदारत पे रहेंगे, ये उस वक्त तक बरकरार रहेगी। वेल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।